पढ़ेंगे ईएमएफ। ये इंड्यूस वाला ईएमएफ है ड्यू टू रोटेशन। पहले किसका पढ़ा था ईएमएफ अपन ने? इंड्यूस्ड ईएमएफ किसका पढ़ा था? ट्रांसलेशन का। बीवीएल वाला जो फॉर्मूला हम हर जगह लगा रहे थे, उसमें वी वेलोसिटी वो वेलोसिटी थी जिससे वो रॉड या जो कंडक्टर था वो क्या कर रहा था? ट्रांसलेट। अभी हम प्योर रोटेशन की कुछ चीजें देखेंगे और फिर हम इन दोनों को मिक्स करने की भी कोशिश करेंगे। किन दोनों को? प्योर रोटेशन प्लस प्योर ट्रांसलेशन को। तो रोटेशन का ईएमएफ बहुत इजी है और आपको एक चीज दिमाग में रखनी है, अदरवाइज ये कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा आपके लिए। वो है एक्सिस ऑफ रोटेशन आइडेंटिफाई करनी रहेगी बार बार आप में आपको इसमें। तो सबसे पहला केस मैं ले लेता हूँ। सबसे पहले इसका एक जेनरिक फॉर्मूला का डेरिवेशन कर लेते हैं। अपन एक रॉड ले लेते हैं, एक रॉड ले लेते हैं इसका की लेंथ एल है। ठीक है, रॉड का लेंथ है एल, इस रॉड का लेंथ है एल, इस रॉड का लेंथ है एल। ठीक है, और इसके पास इस टाइप का ओमेगा दे देते हैं और इस रॉड को यहां से हिंज मान लेते हैं। मतलब उस पॉइंट के अबाउट ये रॉड क्या कर रही है? प्योर रोटेशन कर रही है। इसका एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। क्या सभी पार्टिकल का वेलोसिटी सेम है? सभी पार्टिकल अपना अपना एक रोटेशन परफॉर्म कर रहे हैं, इसके अबाउट सभी पार्टिकल एक सर्कल में चल रहे हैं। सभी पार्टिकल सर्कल में चल रहे होंगे अलग अलग रेडियस के। तो किसी भी आर दूरी पर जो पार्टिकल है उसकी स्पीड क्या है? आर इंटू में ओमेगा। फिर हर दूरी आर अलग अलग है हर पार्टिकल की, है ना? आर ओमेगा हर पार्टिकल के अलग अलग होगी। तो बीवीएल यूज करें तो वी किसका लिखेंगे? हम नहीं लिख सकते ना, यूज तो कर सकते हैं। तो अपन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एक तो ये कर सकते हैं वी क्रॉस बी डॉट डीएल। ये बीवीएल ही फॉर्मूला है ना एक तरीके से, अगर चीजें परपेंडिकुलर हो जाती हैं तो, है ना? ये ईएमएफ होता है और इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो पूरा आ जाता है। अब हमको वाकई डॉट डीएल वाली चीज लेनी पड़ेगी क्योंकि वी सबकी क्या है? अलग अलग है, कम से कम वैल्यू में, है ना? अब देखो, किसी भी आर दूरी पे जाते हैं, ये एल मैं यहां लिख देता हूं। किसी भी आर दूरी पे जाइए, किसी भी आर दूरी पे जाइए और एक पार्टिकल कंसीडर कीजिए जिसका लेंथ, या फिर एक दूरी कंसीडर कीजिए डीएल वैल्यू की, है ना? क्योंकि इसकी वेलोसिटी तो सेम ही होगी ना, मतलब इन सभी पार्टिकल की जो डीएल दूरी तक है। डीएल बहुत छोटा है, आर दूरी तक जा रहे हैं तो डीएल मत लीजिए, फिर डीआर ले लीजिए ना। एल दूरी पर जाके डीएल लेते होते हैं। इसकी वेलोसिटी कहां होगी? इस वक्त ऊपर होगी। डीएल लेंथ या डीआर लेंथ इस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड में अंदर की तरफ अज्यूम कर लेता हूं, हमारा फेवरेट अंदर की तरफ वाला। ठीक है, क्लियर है? अब मुझे ये बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, वेलोसिटी ऊपर है, तो हाई पोटेंशियल इधर वाला आएगा। यानी इस एंड और इस एंड में से हाई पोटेंशियल ये होगा और लो पोटेंशियल ये होगा। और इसका पोटेंशियल डिफरेंस बीवीएल से लिख दूं? तीनों चीजें आपस में परपेंडिकुलर है तो पोटेंशियल डिफरेंस बीवीएल से लिख दूं? हाँ। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है बी, इसका वेलोसिटी है आर ओमेगा वी, इनटू में इसका लेंथ है डी आर। ये इन दो एंड के अक्रॉस, डेरिवेशंस को बहुत ध्यान से देखा करो, ये दो इन दो एंड्स के अक्रॉस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेकर के एल तक, तो पूरा पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, है कि नहीं? देखिए, इसमें से कांस्टेंट क्या क्या चीजें हैं? अगर प्योर रोटेशन है तो ओमेगा कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, बी और ओमेगा कांस्टेंट है। आर डी आर का हो जाएगा आर स्क्वायर बाय 2 और 0 से लेकर एल। अब यहां पर ईएमएफ क्या आ जाएगा जी? बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। इसको याद रखना है, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रिजल्ट है प्यारे बच्चों। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार कर देते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और डायरेक्ट रिजल्ट याद रखिएगा आप। ठीक है, डेरिवेशन करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अभी भी बीवीएल लिए
V क्रॉस B डॉट DL ही रहेगा हमेशा डेरिवेशन करने का तरीका। अच्छा, इस रॉड पे हाई पोटेंशियल पर कौन हो जाएगा? ये वाला। और ये वाला किस पे हो जाएगा? हमेशा हिंज ही होगा क्या? नहीं, इस रॉड की वेलोसिटी नीचे की तरफ ओमेगा होता तो कुछ और हो जाता। ऐसा मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा वेलोसिटी। तो ये ऐसा नहीं है कि हिंज को ही आप अज्यूम कर लें, हिंज ही हाई पे रहता है ना, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर ये ओमेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से रोटेट कर पा रही है किसी तरीके से, बाद में सर्किट कंप्लीट होगा तो अपन देखेंगे क्या ये ओमेगा से कर पा रही है रोटेट कि नहीं कर पा रही है, क्या इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क लगेगा वगैरह वगैरह, वो बाद में देखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, ये ईएमएफ हो जाएगा इसके एंड्स के अक्रॉस। एल जहां पे उसकी हिंज पॉइंट से दूरी होगी। अब देखो रटना क्या है, याद क्या रखना है, याद ये रखना आपको कि यहां पे हाफ, चलो मैं एक बार और लिख देता हूं यही फॉर्मूला, ओमेगा एल स्क्वायर, ये आपका ईएमएफ है, इसमें बी मैग्नेटिक फील्ड है अक्रॉस द रॉड अगर वो यूनिफॉर्म है तो, ओमेगा उसका एंगुलर वेलोसिटी और हाफ हाफ है। एल क्या चीज है ना? एल है लेंथ, लेंथ ऑफ हु? लेंथ किसका लेंथ है? ऑफ द रॉड फ्रॉम हिंज। इस डेरिवेशन में तो एटलीस्ट यही था। इस बात को हम कैसे यूज कर सकते हैं ना, वो देखते हैं। ठीक है, क्या कोई चीज इमेजिनरी एक्सिस के अबाउट रोटेट होती है प्योरली? क्या कोई चीज इमेजिनरी एक्सिस के अबाउट रोटेट होती है? इसका आंसर है यस। ये है लेंथ ऑफ द रॉड फ्रॉम हिंज। इस बात को हम कैसे यूज कर सकते हैं वो देखना। किसी भी जनरल मोशन करती हुई बॉडी को ना हम प्योर रोटेशन बता सकते हैं अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। मैं आपको सबसे पहले ना एक्सिस ऑफ रोटेशन लिख के देता हूं यहाँ पे कि हमने सवाल में ये अज्यूम की है या ये गिवन है आपको। तो आपके पास है ना, मान लीजिए कि एक एल लेंथ का रॉड गिवन है, इसका एल लेंथ है, ठीक है, इससे L/3 दूरी पर ये हिंज्ड है, इसके एक एंड से L/3, मतलब यहाँ पे पिन कहां पे ठोकी हुई है? L/3 पर। इसमें डेरिवेशन में कहां पे थी? L0 पे, मतलब हाँ एक तरीके से, है ना? ये जो फॉर्मूला लिखा है ये क्या है? ये पोटेंशियल का डिफरेंस है किन दो पॉइंट के बीच में? हाई और लो के बीच में, जिनके बीच में एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूरी हो? L। अगर कोई चीज कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट हो रही है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में, तब मैग्नेटिक फील्ड नहीं बदलना चाहिए, यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के केसेस ले रहे हैं। ये बात आपको समझ में आती है थोड़ी? आप मेरी बात सुनना, आपके पास मैं कुछ पॉइंट्स लिख के देता हूं ए बी सी। हिंज वाले का नाम है बी, इधर वाले का नाम है ए, और लास्ट वाले का नाम है सी। ये 3 पॉइंट है ए बी सी। ठीक है, आपको क्या करना है ये बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस मैग्नीट्यूड बताना है, मुझे नहीं पता कौन सा है ये, अभी पता कर लूं। हाँ चलो, ये बताना है, पीडी बताना है, वी ए, मतलब कुल मिला के फिर क्वेश्चन लिख देता हूँ, वी ए माइनस वी सी बताना है, वी बी माइनस वी सी बताना है, और वी ए माइनस वी बी भी बताना है। अब देखो मेरी बात सुनो, इस क्वेश्चन में तो मेरी बात सुन लो कि फिर अगला वाला आप खुद कर लेना कि हमने डेरिवेशन किया था उस पर स्ट्रिक्ट रहना। जैसे प्रेशर जैसा ही बात बनी है यहाँ पे, जैसे फ्लूइड में प्रेशर होता है वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और इन पॉइंट की वेलोसिटी ऊपर है, इस वक्त तो ऊपर है कम से कम, बाद में जब ऐसे घूम जाएगा तो ऐसे हो जाएगी, तो मतलब वो रहेगा हाई पोटेंशियल इधर वाला ही, अभी इधर है, बाद में ये रॉड घूम जाएगी तो इधर हो जाएंगे यार। इस हिंज में से इस पॉइंट और बी और सी में से हाई पोटेंशियल पर कौन है? हिंज। तो बी कितने हाई पर है ये लिखना सीखो। किससे? सी से। कितना है? हाफ। मुझे नहीं पता बी का पोटेंशियल क्या है, मुझे क्या पता है? बी और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ही है, ऐसा पता है मुझे। हाफ बी ओमेगा और 2L/3 का होल स्क्वायर, 4L²/9। ये लाइन लिखनी समझ में आती है क्या आपको? इसको सॉल्व कर लेंगे तो इस सवाल का आंसर मिल जाएगा। ठीक है,
मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो बात मैं कहना चाहता हूँ ना यहाँ पे, वो बी और ए के बीच में भी देख लो। बी और ए में से हाइपर कौन होगा? ये रॉड ऐसे घूमेगी, बी होगा। ये रॉड ऐसे घूमेगी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो ये पॉइंट ए कहां जाएगा? नीचे। तो इधर इसके इधर वाले पॉइंट क्या होंगे? हाई पोटेंशियल, नीचे है ना वेलोसिटी, तो बी ही हाई पर होगा। अगर हिंज पॉइंट एक बार हाई पे आ गया है ना रिजिड बॉडी में किसी और से, तो दूसरे पार्टिकल तो अपोजिट ही घूमने हैं यार उसके, ना वो हाई पे ही रहेगा। तो वी बी माइनस क्या निकाल रहे हैं? वी ए, वी बी ए हाफ बी ओमेगा, ओमेगा ओमेगा है, और इनके बीच में लेंथ कितनी है? L/3, तो L²/9 बी बी। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, जब तक आप अपने आप को बहुत धुरंधर नहीं समझ लेते। पेपर में ना आपके ये सवाल आएगा, अगर मुश्किल की तरफ आया तो ए और सी के बीच में बताओ, दोनों ही हिंज नहीं है, तो आपको पहले जाके हिंज के बीच में, हिंज और इसके बीच में और हिंज और इसके बीच में निकालना है। अब हमको नहीं पता ए हाई पर है कि सी हाई पर है, वो तो घटाएंगे जोड़ेंगे कुछ पता चलेगा। अब इन दोनों को क्या करें कि ए और सी के बीच में निकल जाए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। आपको मान लो वी ए माइनस वी सी चाहिए, ठीक है, तो ऊपर वाली में से नीचे वाली को क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये कट जाएगा वी बी टर्म, ये प्लस का हो जाएगा, तो वी ए माइनस वी सी क्या आ जाएगा? हाफ बी ओमेगा L²/9, ये तो आ जाएगा कॉमन, और यहां पर आ जाएगा 4 माइनस नथिंग 1, ये क्या आ जाएगा? ये क्या आ जाएगा? वी ए सी। अब से मैं वी ए माइनस वी सी नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा? वी ए सी। उसका मतलब ये होता है कि वी ए माइनस वी सी। तो मैंने क्या डिक्लेयर किया वो ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले हिंज पॉइंट या इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ से प्योर रोटेशन हो रहा है। हमें किसी का भी पूछा हो चाहे, हम उसके अबाउट दोनों का लिखना जानते हैं। ये फॉर्मूला ऐसे नहीं है कि यार इसका इसका देख लेते हैं लेंथ गुरुजी, इसका इसका एल है तो हाफ बी ओमेगा L² लगाई जाते हैं। फॉर्मूला क्या है? प्योर रोटेशन, इसके अबाउट प्योर रोटेशन नहीं हो रहा उस पॉइंट। अरे बातों को समझिए आप, है ना, प्योर रोटेशन जिस पॉइंट के अबाउट होता है उसके लिए लिखते हैं ये चीजें। अरे मेरी बात समझ पा रहे हो कुछ कुछ? अच्छा, आपकी बहुत प्रैक्टिस हो जाए ना, तो आप देखो कभी हो जाए ये 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 से ये 9 कट जाएगा, तो नीचे 9 3 रह जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/6 ऑफ बी ओमेगा L²। अगर ये कैलकुलेशन सही है तो कैलकुलेशन देख लें। बी और ए में से हाई कौन है? बी। और बी और सी में से हाई कौन है? आप ऐसा कह सकते हो ना कि जो बी है वो ए से, मतलब ए कोई पॉइंट है, उसका पोटेंशियल बी से कितना कम है? हाफ बी। मैं पहले इसको ना इरेज कर देता हूँ, नया बना देता हूँ, नया बना देते हैं इस चित्र को। देखो ऐसा है, ये वो रॉड थी, और ये वाला जो पॉइंट था वो ए था, ये पॉइंट बी था, और ये पॉइंट कुछ सी था, ऐसा था। ए बी से कितना कम है? हाफ बी ओमेगा L²/9, इतना ए कम है। और सी इससे कितना कम है? L² में L² क्या वो 12/3 है, 4L²। अरे मेरे बात समझ रहे हो कि ए जो पॉइंट है, ऐसे प्रेशर में चलते रहते हैं ना अपन, कि ए से बी पे गए, पोटेंशियल कितना इंक्रीज हुआ? इतना, इतना बढ़ गया ना। ए से बी पे गए, ए कम पे है, और फिर बी से सी पे गए तो कितना डिक्रीज हुआ? इतना। तो ए से सी पर इफेक्टिवली गए, कितना हो गया? तो इनको क्या कर देंगे? अरे जब आपकी बहुत प्रैक्टिस हो जाए तो 2 इक्वेशन नहीं लिखनी पड़ेगी, बात हम वही लिख रहे हैं यार। मेरी बात समझे नहीं क्या? फ्लूइड में जब नीचे आते हैं तो प्रेशर क्या करता है? इंक्रीज। हम कहते हैं रो जी वाई इंक्रीज कर गया। फिर अपन कोई पार्टिकल अगर एक्सिलरेट हो रहा हो, सूडो फोर्स की डायरेक्शन में कोई फ्रेम एक्सिलरेट हो रहा हो, फिर वहां इंक्रीज करता है। अपन ऐसे से देख देख के सारा कुछ लिखते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ए से बी पे जाओ, ए से सी के बीच में निकालना है। ए से कहां जाएंगे? बी पे। ए से बी पे जाएंगे, इंक्रीज करेगा इतना, फिर बी से सी पर जाएंगे तो इतना डिक्रीज करेगा। तो ए से सी में कितना क्या चेंज हुआ वो ऐसे ही तो निकालेंगे ना। एक लाइन में लिख दोगे यार, लिख पाओगे, वरना इतना झंझटबाजी की कोई जरूरत नहीं है। आप
इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन से लिखो, क्या मतलब हिंज पॉइंट से लिखो। जैसे आपको मैं एक एल शेप्ड रॉड देता हूँ, ये रॉड है, मैं इसको थोड़ा सा और ऐसा थोड़ा सा और खराब कर देता हूँ चित्र को, ऐसी रॉड ले लेते हैं, ठीक है। जैसे जैसे मान लो यहाँ पर ये पॉइंट है, ये हिंज है, इसको मैं पी कह देता हूँ, इसको मैं क्यू कह देता हूँ, इसको मैं आर कह देता हूँ। ये लेंथ है एल, ये भी लेंथ है एल। तो हमको ना, हमको निकालना है, फाइंड करना है, फाइंड फाइंड ये वी पी क्यू, वी क्यू आर, हमें वी क्यू आर फाइंड करना है यार। तो फाइंड करके देखो, वी क्यू आर, ठीक है। और इसका ओमेगा ऐसा ले लो, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा ले लो। वैसे इस एल को ऐसे दिखाया था ना मैंने, ओमेगा इस तरफ ले लो, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी ना कभी ये अवस्था में उस ओमेगा से भी आएगा, ऐसा ले ले। देखो, मेरे को तो पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड बताना है, तो मैं इस रॉड को ऐसा क्यों बनाऊं, मैं इस रॉड को ऐसा ही बना लेता हूँ यार, इसका एंगुलर वेलोसिटी ऐसा है, ये मतलब ये लेंथ कितनी है, तो वो ये दिखाना चाहता हूँ, वैसे तो यहाँ से भी दिखा सकते हैं, पर ये इनका लेंथ क्या है, एल एल, ये एंड जो हिंज है ये पी है, ये क्यू है, और ये है आर। और ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये वाला मतलब कौन सा वाला, अरे वो कहाँ है, ये वाला, बता सकते हो, √2L। और ये पॉइंट है हमारा हिंज पॉइंट, ये पॉइंट है हमारा हिंज पॉइंट। डन। रॉड को ओमेगा यू वेलोसिटी दी हुई है, ऐसा ऐसा इसका ओमेगा है, ऐसा बोर्ड पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होती है ना, अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी यू, और मैं सी नहीं करना चाहता, मैं फिगर यूं होगी, ठीक है। इस पॉइंट की होगी इससे परपेंडिकुलर होती है ना हिंज के अबाउट, अगर ये पॉइंट है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो सभी इसके अबाउट क्या बनाने चाहिए, सर्कल। सर्कल बनाने के लिए कैसे मूवमेंट करना चाहिए इसके अबाउट, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मूव करेंगे तो परपेंडिकुलर लाइन खींच देंगे ना, इस लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर लाइन खींच देंगे, वो वेलोसिटी का डायरेक्शन आ जाएगा इनकी, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इस हिंज पॉइंट और इसमें से कौन हाई पोटेंशियल पर है बताओ, बी किधर दिया था, अंदर की तरफ दिया था ना, बी अंदर की तरफ है, और इस क्यू वाले की वेलोसिटी किधर है, तो क्यू हाई पर है, इस और इसमें से तो क्यू कितने हाई पर है लिख दो, क्यू हाइपर हो रखा है ना, तो क्यू कितना हाइपर है वो लिख दो, कितना हाइपर है, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। यहां पे सीधा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या, यस, बिकॉज हमारे पास हिंज पॉइंट है। दूसरा किसके बीच में निकालेंगे, पी और आर के बीच में, इसको पॉजिटिव इसलिए लिखा था क्योंकि ये पॉजिटिव था, ठीक है। अब मैंने पहले ही इसको लिख दिया, तो मेरे को देखना और पड़ेगा कि ये पॉजिटिव आए कि नहीं आए, है ना, माइनस का भी हो सकता है वो। पी और आर में से हाई कौन सा है, वैसे तो देखते ही पता चलता है, पर अपन एक्टिंग करेंगे नहीं पता चल, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, और आर का वेलोसिटी किधर है, ऐसे, तो इधर वाला जो पॉइंट होगा वो हाई पर होगा, ऐसे है ना वेलोसिटी इसकी यार, लो ऐसे है ना इसकी वेलोसिटी, ऐसा ओमेगा है तो इस लाइन के परपेंडिकुलर, ये क्या है बी, और ये क्या है, ये किसकी डायरेक्शन है, वेलोसिटी की, थम थम वाली, तो इस तरफ आ जाएगा, यानी आर ज्यादा हाई पर है, यानी ये माइनस का हाफ बी ओमेगा, और एल की जगह क्या लिखेंगे, √2L का स्क्वायर, यानी 2L स्क्वायर। अब आपको क्या चाहिए था वो निकाल लो, क्या निकालने को दिया था, वी क्यू माइनस वी आर, ये दिया था, तो ऐड कर दो, तो वीपी टर्म कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, क्लियर है क्या। अब मान लो एक और कर लेते हैं, ऐसा कैसा, इसका सभी बच्चे आंसर निकाल देना, निकाल देंगे सभी बच्चे। हमारे पास है ना एक वी शेप का रोड है, ठीक है। एल शेप और वी शेप में क्या फर्क है, उसकी जो दोनों साइडें ऐसे हैं उनके बीच में 90 नहीं है, उनके बीच में एंगल थीटा है, लेट्स, मुझे नहीं पता थीटा की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, ये ऐसा है, ठीक है। एल और एल लेंथ है, वी शेप है, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है, ये पॉइंट आर।
VPR निकाल दो। क्या ये क्वेश्चन सफिशिएंट है? सर इसका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, सर इसका रोटेशन कैसा है, अब सफिशिएंट होगा शायद नहीं। हिंज कौन पॉइंट है? P पॉइंट हिंज है। और ये है ना इक्विलेटरल ट्राइंगल मान लेना, ये लेंथ भी L है। ये 60 तुम्हें लग नहीं रहा, थीटा को एलिमिनेट करके 60 कर दो, मतलब सुंदर ट्राइंगल बना लेना और लेंथ मान लेना L, मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लो, आसान हो जाएगा। जीरो P और R के बीच में जीरो आएगा, P और R के बीच में कुछ फाइनाइट आ जाएगा। P और R के बीच में ही पूछ लिया गया और P को हिंज कर दिया गया, क्या आंसर आ जाएगा? हाफ बी एल स्क्वायर। ये तो एटलीस्ट मैग्नीट्यूड है ही, और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, और ये ओमेगा किधर माना था ऐसा, तो ये ऊपर जा रहा होगा, वेलोसिटी ऊपर है, तो P हाई पर होगा, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। और अगर आपको पूछा जाए कि P और Q के बीच में कितना होता, कितना बताइएगा? हाफ बी ओमेगा, यहां तक तो लिखते ही लिखते हैं। और P और किसके बीच में? Q के बीच में, इसके बीच में भी L है, तो ये अब इन दोनों में से हाई कौन से पर होगा, तो इसकी वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर होगी लेंथ के, तो ओमेगा बी इसका ऐसा है, तो P हाई पर होगा ऑब्वियसली ना, एक बार हाई पे हो चुका है वो। तो आपको अगर Q और R के बीच में पूछा जाए तो कितना बताइएगा? जीरो। Q और R के बीच में पूछेंगे तो कितना बताएंगे? जीरो। कैसे बताएंगे? ये क्या है? VP माइनस VR, ये क्या हो जाएगा? VP माइनस VQ, तो इन दोनों घटाएंगे तब Q और R के बीच में आएगा। हाँ, क्या कह रहे हो? कैलकुलेशन करनी पड़ेगी परपेंडिकुलर डाल के। एक रॉड है जो ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट हो रही है, इसका नाम है PQ, इसकी लेंथ है L। यहां से L दूरी पर कोई पॉइंट है जिसके अबाउट ये प्योरली रोटेट कर रही है, तो हमें VPQ निकालना है। तो और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है यार, जब भी मैग्नेटिक फील्ड गिवन ना हो ना, उसको अंदर मान लेना, मैं मिस कर दूं तो मैग्नेटिक फील्ड B वैल्यू का अंदर लेट कर लेना, ठीक है? B वैल्यू का मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, VP माइनस VQ निकालना है। तो ये पॉइंट है जहां से ये प्योर रोटेशन में है, तो पॉइंट को मैं X बोल देता हूं, नॉन पॉइंट है तो मैं इसको R बोल देता हूं। हाई पोटेंशियल पे कौन सा होगा? R होगा, तो VRP क्या होगा? हाफ B ओमेगा L स्क्वायर होगा। हाफ ओमेगा BL स्क्वायर नहीं होगा, हाफ B ओमेगा L स्क्वायर होगा। वेरी गुड। और यहाँ पे VRQ क्या हो जाएगा? हाफ B ओमेगा और 2L स्क्वायर, तो शायद ये बचेगा 3/2 B ओमेगा L स्क्वायर। अच्छा, ये किस किस के बीच में बचेगा इसमें से? ये ना, तो R और P और Q, P और Q में से QP बचेगा, ये ना, P हाई पे होगा ना, PQ ये आ जाएगा। ठीक है, अब एक अच्छा सवाल कर लीजिए, ये भी अच्छा सवाल था। आपको मान लो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे दे दे तो कोई दिक्कत थोड़ी है, जैसे यहाँ पे ऐसे ऐसे एक रॉड हो, इसको ओमेगा दे दे, इसको ऐसे, और ये लेंथ हो L और ये लेंथ भी है वो L। अभी अभी सवाल किया था, वैसे ही कर लेंगे, इसको हिंज मान लेंगे। बस यहाँ पे सच में मैंने L शेप की रॉड दी थी, कर लेंगे ना इस टाइप के प्रॉब्लम्स। मतलब पहले मैं इसको कंक्लूड कर दूं कि हमने क्या सीखा है। हमने सीखा है इफेक्टिव लेंथ निकालना। अगर कोई चीज प्योर रोटेशन में है तो जो पॉइंट हिंज है ना, वो हमारे लिए बहुत कीमती है, और फिर हिंज से वो लेंथ निकाल लेंगे जिस पॉइंट के बीच में डिफरेंस, जैसे किसी और के बीच में भी पूछ रखा हो, जैसे अभी अभी अपन ने इन दोनों के बीच में पूछ रखा था, लेकिन हमने इन दोनों के बीच में डायरेक्ट नहीं निकाला। अरे हाँ कि नहीं? क्योंकि हमने कहा कि यहाँ कोई एक्सिस है, उसके अबाउट ये प्योर रोटेशन में है, ऐसा हमने कहा, तो ऐसा इसका वेलोसिटी होगा ऊपर की तरफ, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये जो पॉइंट है ना, वो इस पॉइंट से कितना पोटेंशियल हाई पे है? हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। यानी यहां से यहां चल के आते हैं तो इतना गिर जाता है, फिर यहां से अगर यहां चल के आते हैं तो इतना गिर जाता है, तो यहां से यहां में कितना गिरा होगा, तो दोनों को क्या करेंगे? ऑब्वियसली क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐसा ही देखा था। तो यानी ये हिंज पॉइंट हमारे लिए बहुत मीनिंगफुल था। ये सब डिस्कशन खत्म हो गया है।
ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं पॉइंट मास का ही। सिंपल पेंडुलम है, एम मास का, यहाँ पे ये बॉब है और ये एल लेंथ की रॉड है जो कंडक्टिंग है। ठीक है, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, ये एंड इसका ए है और ये एंड बी है। ठीक है, आपको पता ही चल गया हिंज कहां से है, ये मैग्नेटिक फील्ड कहां पे है। आपको फाइंड करना है, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस। इसको 2 थीटा ले लो एंगल को, ईएमएफ इंड्यूस्ड 2 थीटा पे ले जाके छोड़ दिया है। रॉड की लेंथ एम एल है, मास एम है, मैग्नेटिक फील्ड बी है परपेंडिकुलर इस प्लेन के, और आपको बताना है कि इसका ईएमएफ जो भी होगा वो बहुत जगहों पे होगा, आपको मैक्सिमम वाला बताना है, और वो ये भी बताना है कितना होगा। देखो मेरी बात सुनो, हमसे ना सवाल ने एक बात पूछी है कि मैक्सिमम ईएमएफ कहाँ पे होगा, यानी मैक्सिमम ईएमएफ पूछा है तो कहीं सेम ईएमएफ नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम एक ही पॉइंट पर होता है, जैसा कि अभी हमारे एक बच्चे ने बताया। ठीक है, अब देखो इस फॉर्मूला में जो चीज बदल कर मैक्सिमम कर सकती है ईएमएफ को, वो क्या चीज है? इसमें एल बदल जाएगा क्या, ये लंबा हो जाएगा क्या पेंडुलम? यहाँ पे नहीं हो जाएगा एल ऐसे, बट नहीं चलो। और बी, बी एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, पूरे स्पेस में एग्जिस्ट कर रहा है, वो भी नहीं बदलेगा, हाफ भी नहीं बदलेगा। जो चीज बदल सकती है वो है ओमेगा। ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी, है कि नहीं? अगर वो पॉइंट हिंज है तो उसका वो प्योर रोटेशन है। क्या ओमेगा बदलेगा इसका? इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, प्योर रोटेशन में ये काइनेटिक एनर्जी होती है। आई इसका वही रहेगा क्योंकि एम एल स्क्वायर रहेगा आई तो, लेकिन ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा जितनी पोटेंशियल एनर्जी इसकी डिक्रीज होगी उतनी ज्यादा काइनेटिक बढ़ेगी। तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी मिनिमम कहां पे होगी? जब ये बॉटम मोस्ट पॉइंट पर होगा तब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। या फिर आप ऐसे ही सोचो ना, ग्रेविटी इसको तेज करते जा रही है यार, ग्रेविटी का कोई कंपोनेंट लग रहा है ना इस तरफ, एमजी का कोई कंपोनेंट लगे जा रहा है, तो जब ये यहां से ऐसे चला जाएगा तब तो वो कंपोनेंट क्या हो जाएगा, मतलब अपोजिट लगेगा ना ग्रेविटी इसके मोशन के, तो धीरे ही करेगा। तो ओमेगा कब तक बढ़ेगा? जब तक ग्रेविटी इसका सपोर्ट में। अरे हाँ कि नहीं? काफी डिटेलिंग हो गई इस पे। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी गेन होगी हाफ आई, आई इसका एम एल स्क्वायर होगा, एम मास है तो इसका आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी गेन, ये लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। तो एम जी एल 1 - कॉस थीटा, ये बहुत परिचित है अपन इससे। और अगर थीटा 2 थीटा दिया हुआ था, cos 2 थीटा कर सकते हो आप यहाँ पे। अगर थीटा आपको 2 थीटा दिया हुआ है तो मैंने गलती से, ठीक है, तो ये m से m को रखाओ, l से l, और यहां से क्या आ जाएगा, ओमेगा निकालना था, तो 2g बाय में l 1 - cos 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। थीटा मतलब यहाँ पे 2 थीटा है तो थीटा ही आ जाएगा यहाँ। अरे हाँ कि नहीं? और इसका लग जाएगा अंडर रूट, ये आंसर हो जाएगा, यानी 2 साइन थीटा बाहर चला जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा जी बाय एल ओमेगा। ईएमएफ में ये ओमेगा की जगह पुट कर दो, ईएमएफ वाले फॉर्मूला में आंसर आ जाएगा, अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की है तो। ठीक है, तो कुल मिला के हिंट ऑफ द प्रॉब्लम क्या था, या हिंट ऑफ द सॉल्यूशन क्या था, कि यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा क्या, ओमेगा, तो ईएमएफ भी मैक्सिमम हो जाएगा यहाँ। तो ऐसे सारे सवालों को कर लेंगे ना आप, डन है क्या? ये मान लीजिए एक डिस्क है और ये डिस्क ओमेगा वेलोसिटी से ऐसे रोटेट हो रही है, तो डिस्क के सेंटर, ये कंडक्टिंग डिस्क है, ठीक है, कंडक्टिंग डिस्क है ऐसा, डिस्क के सेंटर, और अच्छा कोई चीज कंडक्टिंग नहीं होगा ना, ऐसे कई बार है ना नॉन कंडक्टिंग भी नहीं लिखते वो लोग, है ना, चालाकी के लिए वुडन डिस्क ऐसा लिख देते हैं, प्लास्टिक डिस्क। ठीक है, ए डिस्क की जगह वुडन डिस्क लिखा हुआ है तो क्या फर्क पड़ता है ना, फर्क पड़ेगा, फिर आंसर आएंगे ईएमएफ के 0। ठीक है, ध्यान से देखना उन सभी क्वेश्चंस को। तो ये डिस्क है जो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, ठीक है,
हमको बताना है इस सेंटर और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो इससे r दूरी पर है, यानी रिम के किसी पॉइंट पे, ये रिम का कोई पॉइंट होगा इसके, इस पॉइंट के बीच में, और मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड। तो एक बार देखना, इसी पॉइंट को कंसीडर कर लेते हैं, इसका वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगा और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो हाई पोटेंशियल पर O होगा। ये पॉइंट P मान लेता हूं कुछ, तो VOP, O हाई पर होगा, वो होगा हाफ B ओमेगा L स्क्वायर की जगह R स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। इतनी सी बात है। अरे हाँ कि नहीं, L स्क्वायर की जगह R स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आया, क्या यही पोटेंशियल डिफरेंस इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में आएगा? ऑफ कोर्स। इसका ओमेगा इधर है तो वो हाई पर होगा, ओमेगा मतलब ओमेगा इधर है मतलब इसका वेलोसिटी इधर है तो। अरे हाँ कि नहीं, यहाँ पे कोई ऐसी चीज मानो ना जो ऐसे से घूम रही है, इमेजिन कर सकते हैं ना, इस पॉइंट का वेलोसिटी इधर है और इस पॉइंट का है ही नहीं, इसके अबाउट हिंज है सारा कुछ। तो यहाँ पर एक रॉड काल्पनिक रूप से मानेंगे, वहां पे पॉइंट थोड़ी थे, देखो ना पी क्यू के बीच में यहाँ पे पॉइंट थोड़ी थे सच में, कोई जरूरी नहीं है पॉइंट हो, लेकिन इसमें तो चलो ये डिस्क लिया आपने तो है ही भी पॉइंट है ना। तो अब मैं ये कहना चाहता हूं कि इसके हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर, इसके बीच में भी यही है, इसके बीच में भी यही, ये इसके सबके बीच में यही। तो क्या आएगा नेट? मैंने तो रिम और सेंटर का पूछ लिया, मैंने तो पॉइंट का नाम नहीं बोला। सारी बैटरीज, अगर सारी बैटरीज ऐसी बैटरी बनेगी ना हाफ इस वैल्यू के ईएमएफ की, ऐसी कितनी बैटरीज बनेगी? इनफाइनाइट। अगर इनफाइनाइट बैटरीज या 10 बैटरीज या 5 बैटरीज अगर पैरेलल में हो जिनका सबका ईएमएफ ई है, तो रिजल्टेंट ईएमएफ क्या आएगा? ई। अरे मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? रिजल्टेंट ईएमएफ क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। समझे? ऐसा कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके सामने ऐसे डिस्क वगैरह भी आ जाए ना, तो यही अप्लाई कर देंगे। ऐसा नहीं कहेंगे कि सर हमें तो रोड का पता है, हमें तो डिस्क का पता नहीं, बताया नहीं आपने। अच्छा एक और चीज़ बता देता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे आपको ऐसा वायर दे दिया जाए, ऐसा, इसकी कुछ भी लेंथ है, और आपको ये कहा जाए कि ये जो लेंथ है ना, ये एल है और ये इस पॉइंट के अबाउट हिंज है और ये ऐसे रोटेशन में है, तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस भी ऐसे ही वेलोसिटी को ऐसे देखेंगे, इसकी वेलोसिटी को लास्ट वाले पॉइंट की देख लिया करो, यानी एक रॉड है जो एल लेंथ की है जो ऐसे रोटेट कर रही है बस। क्या ईएमएफ होगा? ये हाई पोटेंशियल पर होगा, ये ओ और ये पी, ये पॉइंट इस तार पे हैं, ये ओ और पी, ठीक है। तो वी ओ पी क्या होगा? हाफ बी ओमेगा ओपी का स्क्वायर जो कि एल। इफेक्टिव लेंथ मैटर करेगी हर बारी। अरे क्लियर है कि नहीं है? ऐसा वायर की शेप कोई भी हो, अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म बी में पड़ा हुआ है और किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, उस एक्सिस के पॉइंट और उसके एंड पॉइंट के बीच में ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इस बार लकीली ओ हाई पर है, ठीक, जो सही लिखा हुआ है। अरे इतनी बात क्लियर है आपको? अच्छा मैंने ना पिछला डेरिवेशन आपको फैराडेज लॉ से भी करके दिया था, बीवीएल से किया है इस बार वाला। पिछला वाला दो तरीके से किया था हमने, किसका? खुद का बीवीएल का डेरिवेशन। एक तो फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ लगाने के लिए हमको क्या चाहिए होगा? करंट, प्रैक्टिकल सेटअप चाहिए होगा, एक्सपेरिमेंटल सेटअप चाहिए होगा। फैराडे जब तक करंट नहीं देखेंगे वो ईएमएफ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं ना, एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट के लिए इम्पॉसिबल है मैथमेटिकल चीजें करना, उस एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट के लिए, माइकल फैराडे के लिए जो पढ़ा लिखा नहीं। तो अपन एक सेटअप बनाते हैं जिसमें मैं आपको दिखाऊं। आप कहोगे सर एक रॉड है, आपने तो ये पढ़ाया सर, एक रॉड है, अगर वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जा रही है तो इसके अक्रॉस तो ईएमएफ प्रोड्यूस ही नहीं होना चाहिए सर। अरे यही तो सब पढ़ा है अपन ने, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में से कोई चीज चल रही है ऐसी रॉड के लिए, मैंने क्या कहा था कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में भी क्या पोटेंशियल डिफरेंस है? बीवीएल। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस है? बीवीएल। तो यहां पर अगर इधर चल रही है तो ऐसी बैटरी बनेगी ना बीवीएल की, दो बन जाएगी, तो रिजल्टेंट ईएमएफ क्या आ जाएगा? जीरो। अरे मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ऐसे ही इसमें मान लो कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ऐसी बैटरी, यहाँ ये ज्यादा पे तो ये ऐसे, ये ज्यादा पे तो ये ऐसे, तो यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ आए, तो पोटेंशियल हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर बढ़ा, फिर यहाँ से यहाँ गए, वापस क्या हो गया? कम हो गया इतने। अरे हाँ कि नहीं? लेकिन फिर मैंने आपको दिखाया था कि आपको करंट कब मिलेगा?
जब सच में इस लूप का ये ट्रांसलेट करता हो v वेलोसिटी से, और सच में ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके अंदर जो इसका एरिया एनक्लोज करे जा रहा है, ये क्या करता जाए, बढ़ता जाए। तभी तो आपको इसमें से यहाँ पे BVL की बैटरी और करंट मिला था प्यारे बच्चों, अरे मिला था कि नहीं? इधर चल रही है तो ये बैटरी बड़ी होगी ऊपर की तरफ, अरे मिले थे कि नहीं? इसमें भी ऐसा कर लेते हैं, देखो इसको मैं फैराडेज लॉ से डिराइव कर देता हूं, यही फॉर्मूले को। कौन से वाले को? हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर वाले को। ठीक है, कैसे करेंगे देखना। फैराडे को वही सेटअप चाहिए जो फैराडे को चाहिए भाई। कौन सा सेटअप चाहिए? एक प्रैक्टिकल सेटअप चाहिए उनको। यानी ये मैं मान लेता हूं सर्कल है जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, इससे बाहर हो तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं। इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड है और यहां पर इसके अंदर एक रॉड है, ये जो तीर है, ये ओमेगा वेलोसिटी से तीर ऐसे ऐसे घूम रहा है। ठीक है, ओमेगा वेलोसिटी से तीर क्या कर रहा है? घूम रहा है। ओमेगा वेलोसिटी से तीर घूम रहा है और किसी समय पर तीर यहाँ पे आ गया ऐसे, एरो इज हियर, और ये एंगल रोटेटेड है इसका थीटा। ये बात समझ रहे हो? अच्छा, यहाँ पे एक डेडलाइन भी कर लो जहाँ पे ये तीर शुरू में था। आप ऐसा मान लो कि यहाँ पे एक डायमेट्रिकल लाइन है, जैसे इसमें ये डेटम था ना, यहाँ के अबाउट ये रोड आगे चल रही थी, तो अपन ने वो सेट कर दिया था कि यहाँ से ऐसे ऐसे इस लूप का क्या बढ़े जा रहा था, ये यहाँ आएगा तो क्या बढ़ जाएगा? फ्लक्स बढ़ जाएगा। हाँ, बी इंटू ए में से एरिया बढ़ जाएगा तो फ्लक्स बढ़ जाएगा। ये ऐसे ऐसे चलेगा तो ये जो बी है इसका एरिया बढ़ता जा रहा है कि नहीं बढ़ता जा रहा है? हाँ, किसी भी इंस्टेंट पे जब ये एंगल थीटा है तो इसमें से कितना फ्लक्स जा रहा है, फ्लक्स से ही तो निकालते हैं फैराडे वाला आंसर। कितना फ्लक्स जा रहा है? डी फाई बाई डी टी करेंगे तो ईएमएफ आएगा, पहले फाई निकालते हैं। हाफ बी इंटू में इस सेक्टर का एरिया निकालना सिखाया था मैंने आपको, सेक्टर का एरिया क्या आ जाएगा? हाफ आर स्क्वायर थीटा। फ्लक्स को मैंने हाफ क्यों लगाया? ये वाला बी इंटू एरिया लिखना था ना, बी इंटू में एरिया। किसी भी इंस्टेंट पे थीटा थीटा है तो इतना एरिया होगा, थीटा 2 पाई होगा तो एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। तो डी फाई बाई डी टी करते हैं, क्या मिलेगा? ईएमएफ का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? वो हाफ बी आर स्क्वायर, इसमें से कुछ नहीं बदल रहा, और डी थीटा बाई डी टी को क्या कह देंगे आप? इसमें आपको करंट मिल सकता है इस रॉड के अक्रॉस। अरे हाँ कि नहीं? तो मेरी कहने का मतलब ये है कि ये रॉड जैसे एरिया बढ़ता बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे करंट मिलेगा आपको। मेरे कहने का क्या मतलब है कि फैराडेज लॉ के लिए करंट जरूरी है, वो लूप का एरिया बढ़ता हुआ दिखाई जाना जरूरी है। कुल मिला के ईएमएफ का वैल्यू ही होगा, ये बात आपको याद रखनी है ना। एक आसान सा सवाल करके दिखाओ इस पे लो। आपके पास है ना एक डिस्क है, डिस्क, एक डिस्क है जो प्योर रोटेशन कर रही है ऑन ग्राउंड। ठीक है, एक डिस्क है जो ग्राउंड पे क्या कर रही है? प्योर रोटेशन कर रही है। इसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी आगे की तरफ लेट से v है, और इसका रोटेशन ये v है, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी ओमेगा से हो रहा है, तभी तो प्योर रोलिंग कर पाई। तो हमको बताना है कि एंड ए और बी के अक्रॉस ईएमएफ का वैल्यू क्या होगा। मतलब ये घूम भी रही है और ट्रांसलेट भी कर रही है, आपको ए और बी के अक्रॉस ईएमएफ बताना है। कि आप यहाँ पे एक एल लेंथ की रॉड मान सकते हो, ऐसा इसका लेंथ एल है, यानी एल है 2r फिलहाल, जो v वेलोसिटी से क्या कर, जिसका सेंटर ऑफ मास v वेलोसिटी से क्या कर रहा है? ट्रांसलेट कर रहा है। तो क्या ईएमएफ हो जाएगा? b v l, l कितना हो जाएगा? 2r। अगर ओमेगा के टर्म्स में आंसर देना चाहते हो तो इसको क्या लिख दो? r ओमेगा। या फिर जब आप इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन को जानोगे तो आप ये पाओगे कि ये जो चीज है वो इस पॉइंट के अबाउट क्या कर रही है? प्योर रोटेशन कर रही है, इस नीचे नीचे वाले पॉइंट के अबाउट, जब प्योर रोलिंग ऑन ग्राउंड हो रहा हो। तो हाफ बी, ये फॉर्मूला ओमेगा इंटू में एल स्क्वायर। एल मतलब जो चीज प्योर रोटेशन कर रही है उसका लेंथ, जो दो पॉइंट के बीच में इफेक्टिव, ये तो पॉइंट है हिंज एक तरीके से उस वक्त। एल कितना हो जाएगा? 2r स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा? 4r स्क्वायर। अब पाओगे कि ये दोनों आंसर क्या है?
अगर आपको प्योर रोलिंग का ऐसा कोई सवाल आ जाए जिसमें ईएमएफ निकालना हो तो ऐसे निकालेंगे। ये सवाल आपके लिए थोड़ा सा अलग हो सकता है, बाकी सब सवालों में इतनी मेहनत करनी नहीं। तो मैं कंक्लूड कर देता हूं कि मोशनल ईएमएफ में मैंने क्या क्या पढ़ा है। दो ही डायग्राम बनाऊंगा मैं, एक तो ये वाला ऐसा, ठीक है, और ये v वेलोसिटी से v वेलोसिटी से इधर ट्रांसलेट कर रहा है, ठीक है। तो आपको ट्रांसलेट कर रहा है ये पूरा का पूरा। तो आपको ए और बी के बीच में ये बस याद रख लेना, और ये एक चित्र काफी है। इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है ए और बी के बीच में। तो कैसा, कितना बताइएगा, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, कितना बताते हैं, बी वी एल। ये तो तब होता है जब तीनों चीजें परपेंडिकुलर हो, बी वी और एल। तो अब हमारे पास एल क्या चीज है, एल कौन सी चीज होगी, ये चीज एल होगी, है ना। इधर भी लगा लो ऐसे, तीर दोनों तरफ ही लगा लो ना, कोई जरूरत थोड़ी है, ऐसे 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 भी हो सकता है। अरे है कि नहीं। अब देखो, बी बी है, बी पहले ही परपेंडिकुलर है क्योंकि ये इस प्लेन में है। और वी किधर है, वी इधर है ऐसा। ये एल है, एल और बी के बीच में कुछ एंगल होगा ना, उसका कौन सा कंपोनेंट, जैसे ये वी है, ये क्या है वी, और ये क्या है एल। तो एक तो वी का कंपोनेंट होगा एल के अलोंग, ये एंगल थीटा है तो वी कॉस थीटा, और एक होगा एल के परपेंडिकुलर जो कि क्या होगा वी साइन थीटा। तो ईएमएफ क्या लिख देंगे, बी वी साइन थीटा इंटू में एल, ऐसा लिख देंगे। ये सीखा था। अब कोई भी केस आ जाओ, इफेक्टिव लेंथ लेनी होती है, कैसा भी हो ये शेप में, ठीक है। उसको क्या बनाना है, एक रॉड बनाना है एंड पॉइंट्स के बीच में, जिन पॉइंट, जैसे इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में निकालना है, तो जिन पॉइंट्स के बीच में निकालना होता है उनको आप क्या कर दोगे, ज्वाइन कर दोगे बस। अरे क्लियर है क्या बात। आप देखना, दूसरा क्या देखा था कि यही चीज है अपने पास, यही सेम चीज है ऐसे, और ये ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रही है इस पॉइंट के अबाउट। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में हमको क्या निकालना है, ईएमएफ निकालना है। तो इन दोनों को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, और ईएमएफ का आंसर क्या लिख देंगे, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, अगर ये लेंथ एल है तो। बस ये सीखा है, इमोशनल ईएमएफ का सार है। एक तो बीवीएल फॉर्मूला याद रखना है, बीवीएल सही फॉर्मूला नहीं है, उसमें तभी बीवीएल लगेगा जब सारे आपस में परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। और एक ये फॉर्मूला, ठीक है। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है अभी तक जो पढ़ाया है उसमें से। तो देखो, एक तो फाई पढ़ा दिया और एक चेंज इन फाई। अब हम आगे बढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, इसका नाम है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपको इस चैप्टर में से कोई एक टॉपिक ऐसा चूज करना हो जिसके क्वेश्चन पूछ के किसी का आप नॉलेज चेक करना चाहते हैं रिगार्डिंग ईएमआई, तो आप जेईई एडवांस देंगे इस साल, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन है ना इस टॉपिक से आएंगे। ये जो छोटी मोटी परीक्षाएं होती है जैसे कि नीट और जेईई मेंस, उसमें इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। डन। अगर आएगा तो बहुत शॉकिंग होगा, है ना। अभी तक शायद नहीं आया, आप आइडेंटिफाई करके मुझे बताना। नीट और जेई मेंस का मैं कह नहीं सकता, हो सकता उसमें आ जाए, बहुत हल्का क्वेश्चन इसका। इस टॉपिक को विस्तार से पढ़ेंगे, और आपको ना नॉन कंजर्वेटिव फील्ड का बहुत अंदाजा लगेगा कि वो क्या होती है। 11th में जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वगैरह पढ़ा था, वो टॉपिक बहुत शानदार है। और टॉपिक को माइकल फैराडे बहुत शानदार तरीके से आंसर करते हैं। देखो ऐसा है, मुझे नहीं पता ये बात आपको अभी झट से समझ में आएगी कि नहीं। ईएमएफ का माइकल फैराडे का एक फॉर्मूला है, डी फाई बाई डी टी उसका मैग्नीट्यूड है। एक चीज लिखी थी हमने, फाई, फाई क्या होता है, बी ए, मोटा मोटा, है ना, बी ए या फिर बी डॉट डी ए। चलो मैं ये लिख देता हूँ, फाई होता है बी डॉट डी ए का इंटीग्रेशन। अभी तक आपने कोई भी केस कैलकुलेशन के लिए ऐसा नहीं देखा है जिसमें बी जो है वो टाइम के साथ वेरी करे। अभी जो मोशनल ईएमएफ में आप केस देख रहे थे उसमें क्या देख रहे थे आप,
एरिया चेंज हो रहा था। तो इफ यू कैन रिमेंबर क्लियरली, जिसमें एरिया चेंज हो रहा है ना, उसमें हमें फैराडे के नियम की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी जिसमें एरिया चेंज हो रहा है ना, उसमें हमें इस चैप्टर की कोई जरूरत नहीं। क्या बताने के लिए? इंड्यूस्ड ईएमएफ बताने के लिए। कैसे? हमने कैसे बता दिया था? किससे बता दिया था? लॉरेंस फोर्स से बता दिया था, जो कि प्रीवियस चैप्टर था। मान लो डिस्कवरी यहीं तक होती है और हम इतना ही जानते, तो हमें माइकल फैराडे का कोई योगदान नहीं चाहिए इस बात को बताने के लिए कि कोई चीज अगर ट्रांसलेट कर रही है, उसके एंड्स के अक्रॉस क्या प्रोड्यूस हो जाता है? ईएमएफ। अगर वो ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में ट्रांसलेट कर रही है तो। ये जानकारी देने के लिए हमने लॉरेंस फोर्स की सहायता ली थी, है ना, फैराडे की भी ली थी। पर फैराडे ना भी होते तो हमें ये जानकारी होती। तो हम, है ना, इसको दो पार्ट्स में पढ़ सकते हैं, इसके डिफरेंशियल को। एक तो ए फिक्स और डीबी बाई डी टी, ये जो अब तक पढ़ा नहीं है, अनटच्ड है। प्लस बी फिक्स और डी ए बाई डी टी, ये पढ़ा था आपने। बी, वहां पे बी था, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई चीज ट्रांसलेट कर रही थी, कुछ एरिया बढ़ रहा था, ऐसा कुछ पढ़ा था ना माइकल फैराडे के नियम से। ये फाई है। इसको आप मोशनल ईएमएफ की कैटेगरी में डालते हैं, है ना, जो हमने पढ़ा। ये हमको नहीं पता क्या है, अभी तक इसका एग्जाम्पल नहीं देखा। पता तो चलो डिफरेंशिएट कर देंगे, मैथमेटिक्स से एक आंसर निकाल लेंगे। मैथमेटिक्स अपनी जगह है और रियलिटी अपनी जगह है। तो हम सबसे पहली बार पढ़ेंगे टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड, और ये बच्चों बहुत अद्भुत है यार। तो आप एक बार लिखिए, मैग्नेटिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आपको पहली बार पढ़ना है। ऐसे मैंने दिखाया तो था कि इस चक्कर है, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड अगर इंक्रीज करोगे तो इसमें ऐसा करंट आएगा, ये जरूर बोला है। लेकिन इसको मैथमेटिकली कोई फंक्शन लिख के और कुछ सॉल्यूशन नहीं किया हमने उसका। ये क्या कर सकता है, ठीक है, ये क्या करता है। अच्छा, जब ये एग्जिस्टेंस में होता है ना, ये आप अगर फिजिक्स को ढंग से समझो, तो जब ये एग्जिस्टेंस में होता है ना, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वजह से होता है। क्यों? क्योंकि चार्जेस सच में सेपरेट होते हैं। जब ये एग्जिस्ट करेगा ना, तब भी ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ये ना करे और ये करे, या ये दोनों करे, दोनों ही चेंज हो रहे हो। जैसे अभी तक जो रॉड थी वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चल रही थी, हो सकता है टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड में चलती, नॉन यूनिफॉर्म में चलती। नॉन यूनिफॉर्म में भी टाइम वेराइंग नहीं होना, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड और टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड में, समझो आप। अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड पढ़ने वाले हैं। मैग्नेटिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, उसमें भी ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसमें भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। उसमें जो फील्ड होगी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं होगी। इस बात को हम सिद्ध करेंगे, डिस्कस करेंगे। बात समझे? अब उन बातों पे आता हूं मैं। तो आप देखिए, ऐसा लिखिए, पहले पहले अपन लिख लेते हैं जो चीजें अपन पढ़ने वाले हैं। आप लिखिए टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका नाम फैराडे ने इलेक्ट्रिक फील्ड ही क्यों दिया, या हमने क्यों दिया, इसका मुझे जवाब नहीं पता। इसको देना नहीं चाहिए था। तब कोई नीट में या आईआईटी में कोई सिंपल स्टेटमेंट प्रॉब्लम आता, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव, तो अपन उसको सीधा टिक कर पाते हैं। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड हम एक ही टाइप का जानते हैं, कंजर्वेटिव होता है। लेकिन इसका नाम भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड हम उस चीज को, हर चीज को कह देते हैं जो किसी चार्ज को क्या कर सके, एक्सिलरेट कर सके अपनी एग्जिस्टेंस से, इसलिए इसका नाम इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। ठीक है, टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज नॉन कंजर्वेटिव। टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है? हाँ। ये किसने देखा? क्या टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है? देखो, ये डिस्कवरी है ना, बहुत ही प्रोमिनेंट है। माइकल फैराडे जब बहुत बुजुर्ग थे, तब सारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशंस जो बना रहे थे मैक्सवेल लाइट के संदर्भ में,
वो उस समय की बात है जब माइकल फैराडे वाज ऑलमोस्ट डाइंग, है ना। तब मैक्सवेल को ऐसा लगता था, देखो इलेक्ट्रिक करंट क्या प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड। एक बात हुई, नेचर का एक एस्पेक्ट हो गया ये। फिर मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाता है। हम अभी भी पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड का टाइम के साथ वेरिएशन एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो मैक्सवेल को ऐसा लगा कि नेचर इतना ज्यादा सिमेट्रिक है, यूनिवर्स इतना ज्यादा सिमेट्रिक है, तो हो सकता है कि टाइम वेराइंग, अगर मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है तो टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता होगा, जो आप अगले चैप्टर में देखेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट के रूप में। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जैसे ये कैपेसिटर है और यहाँ पे चार्ज बिल्डअप हो रहा है, प्लस 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 बढ़े जा रहा है, तो यहाँ पे माइनस माइनस बढ़ेगा, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, ग्रो होता जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या करता जाएगा, टाइम के साथ बढ़ता जाएगा। अरे मेरी बात समझे कि नहीं, क्या बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बढ़ता जाएगा। तो वहां पे उन्होंने मैग्नेटिक नीडल रखी और सिर्फ ऐसी कल्पना की कि हो सकता है कि यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता हो, मैग्नेटिक फील्ड, और वो हुआ। मतलब फिजिक्स में कुछ चीजें आपके इंट्यूशन के साथ जाती हैं, आपको ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए। साइंटिस्ट लोगों को, आपको, मेरे को तो कुछ नहीं लगता है। तो उनको ऐसा लगता है कि अगर टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता होगा। और उस समय की सबसे बड़ी मिस्ट्री जो आज भी है, लाइट को उन्होंने ऐसे एक्सप्लेन किया, लाइट दरअसल इनका एक क्लेवर कॉम्बिनेशन है, जो ये दोनों एक दूसरे को आपस में ही प्रोड्यूस करते रहते हैं अगर ये चेंज हो रहे हो, और इसी इन फील्ड्स का ही प्रोपेगेशन क्या है, लाइट है। इन फील्ड्स का डिस्टरबेंस जैसे प्रोपेगेट होता है उसको ही अपन लाइट कहते हैं। लाइट को उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिद्ध किया अपनी इक्वेशन से, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक बड़ी बात है, लाइट उसका एक छोटा सा भाग है। इसको आप विजिबल स्पेक्ट्रा में लेते हो ना, उतना ही पार्ट तो विजिबल है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का तो बहुत बड़ा स्पेक्ट्रा है, लाइट उसका एक पार्ट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ कुछ जगहों पे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, वो कैलकुलेशन हम करेंगे। सबसे पहले हम इस कंक्लूजन पे कैसे पहुंचेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो आइए उसके लिए एक सिचुएशन लेते हैं। मान लेते हैं ना हमारे पास एक सर्कुलर या सिलिंड्रिकल रीजन है। ये जैसे ये रीजन है, इसका ये व्यू आपको दिखाया जा रहा है, सिलेंडर है ये, इसका इसका एक बड़ा सिलेंडर है, उसका ये व्यू अंदर है, वो दिखाया जा रहा है। अंदर की तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है ऐसा, या हमने प्रोड्यूस कर रखा है ऐसा मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगा सिलेंडर के अंदर, सोलेनॉइड से, जो कि म्यू नॉट एन आई होगा। मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन किधर किधर जा सकता है, आप खुद सोचने चाहिए। आई अगर टाइम का फंक्शन हो, अगर हो तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी किसका फंक्शन हो जाएगा, टाइम का। अल्टरनेटिंग करंट भेज दो आप, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ये किसका फंक्शन हो जाएगा, टाइम का। कोई भी करंट भेज दीजिए। तो मैं यहां पे कह रहा हूं कि एक टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, लेट से बी नॉट के, बी नॉट टी इंटू माइनस के कैप, चित्र के अनुसार ऐसा इस पूरे स्पेस में एग्जिस्ट करता है। और ये चीज एक रिंग है, एक लूप है, ठीक है। लूप नहीं होता है तो एडी करंट प्रोड्यूस हो जाता है, बहुत सारे लूप्स में करंट प्रोड्यूस हो जाता है, उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन पहली बार ये लूप है, सिर्फ एक इसकी लेयर है ऐसी। तो क्या पढ़ा है हमने, हमने ये पढ़ा है कि अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हो तो नेचर उसको अपोज करता है। नेचर का ऐसा मन नहीं है कि आज तो मैं इसको अपोज करूंगा, आज इसको। क्यों करता है, क्योंकि क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन नहीं होना चाहिए। तो यहां पर मान लीजिए ऐसा करंट प्रोड्यूस हुआ, अरे मान लीजिए क्या मतलब, आपको पता ही है कि ये मैग्नेटिक फील्ड ग्रो कर रहा है तो ऐसा करंट प्रोड्यूस होगा। अब करंट बेसिकली क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज है, यानी यहां पर एग्जिस्ट कर रहे चार्ज जो है वो फ्लो करेंगे, है ना। यहां पर मौजूद चार्ज फ्लो करेंगे। अगर चार्ज फ्लो करेंगे तो पहले वो कुछ नहीं कर रहे थे, फ्लो कर रहे हैं किसी एक डायरेक्शन में, तो यानी किसी एक डायरेक्शन पे उनके ऊपर क्या लगा होगा, फोर्स। इसको हम सेम वैसा का वैसा फोर्स नहीं बता सकते हालांकि, लेकिन उन्होंने बता दिया तो जस्टिफाई करेंगे इस बात को,
है ना। अगर अलग नाम रख देते इसका, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बजाय आदित्य फील्ड रख देते तो वैलिड होता ये, क्योंकि ये से अलग होती फील्ड। लेकिन उन्होंने रखा हुआ है तो ठीक है, देख लेते हैं। तो यहाँ पे कोई भी चार्ज है प्लस क्यू, वो ऐसे रन कर रहा होगा इसके अंदर, ऐसा हम मान रहे हैं। ऐसा रन करने के लिए उसके ऊपर क्यू ई, इसकी टेंजेंट की तरफ फोर्स लगना चाहिए उस वक्त। वो चार्ज हिल नहीं सकता है ऐसा अदरवाइज। और किसी चार्ज पे क्यू ई बोल दिया है, किसी चार्ज पे फोर्स लगना चाहिए, तो वहां पे मौजूद होना चाहिए एक उसकी जगह पे, उसकी लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे मेरी बात समझे कि नहीं? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, कि कोई चार्ज अगर किसी जगह पे है और घूम घाम के उसी जगह पे आ जाता है, तो अपन कहते हैं कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी में एक यूनिफॉर्म फील्ड में अगर ये ऐसा कर रहा है तो कोई बदलाव नहीं हुआ। लेकिन इस चार्ज के साथ एक प्रॉब्लम है, ये है कि थ्रू आउट इसके ऊपर एक फील्ड लगे जा रहा है, और हम अगर उसमें बिलीव करें, सारी एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करें, ये वो करें, तो हर बार हर चक्कर में इसकी काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट हो जानी चाहिए, बढ़ जानी चाहिए। और हमें ये भी नहीं पता होता है कि कौन सा चक्कर लगा रखा है इसने, 5वां है कि 8वां है, कितनी काइनेटिक एनर्जी है। यानी उस मैकेनिज्म से हम इसके आंसर नहीं कर सकते। यानी ये जो भी फील्ड है, ये एक क्लोज लूप बना रही होगी, वो वाली नहीं बनाती थी, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्लोज लूप बना पाती है क्या? नहीं बना पाती। ये बना रही है क्या? हाँ। अरे हाँ कि नहीं? यहाँ पे इधर इसके ऊपर किधर फोर्स लग रहा है? अगर ये ऐसा करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ऐसा करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो मतलब किधर फोर्स लग रहा होगा? इसी की टेंजेंट की तरफ फोर्स लग रहा होगा। ये फोर्स प्रोड्यूसिंग एजेंट, आप तत्काल इस मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना बंद कर दीजिए। बंद कर दीजिए नहीं कह रहा हूं, इस मैग्नेटिक फील्ड का बदलाव बंद कर दीजिए। ये फोर्स लगना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ये चलेगा ही नहीं करंट, यानी फोर्स लगना बंद हो गया। यानी कि ये जो भी करंट है, ये किस वजह से एग्जिस्टेंस में है? वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। अगर ऐसा है, यहाँ पर एक और फील्ड प्रोड्यूस प्रोड्यूस होना चाहिए, अन्य फील्ड का क्या नाम है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नहीं कह सकते, क्योंकि ये ऐसे नहीं प्रोड्यूस हुआ है कि यहाँ पे प्लस चार्ज बैठ गया और यहाँ पे माइनस चार्ज, ऐसा फील्ड हो गया, ऐसा ऐसा कुछ फील्ड हो गया भाई। ये कैसे हुआ है? उसका रूट कोज चार्जेस नहीं है। कौन है? वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे इसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट होता है।